वेलकम टू कॉन्फिडेंट लर्निंग। आज हम 2017 में जो नेट के क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करेंगे। और आपने मेरा पिछला वीडियो देख ही चुके हैं जिसमें हमने 2018 के नेट के और 2019 और 20 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। कोशिश पूरी यही है कि हर साल में जो भी क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे एमएसक्यू, चाहे नेट हो, उनको सॉल्व किया जाए। चलिए तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो 2017 में जो पहला क्वेश्चन है वो है एन ऑब्जेक्ट इज स्पॉटेड एट साउथ 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम फ्रंट बियरिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर इफ द पोजीशन इज इंटरचेंज। यहाँ पे क्या करें कि पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है। द फ्रंट बियरिंग वैल्यू इन डिग्री फ्रॉम नॉर्थ क्या होगी, मेजर्ड फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बोला गया। चलिए इसको हम पहले फिगर से समझते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका जो है ये जो बियरिंग बना रहा है वो साउथ 60 डिग्री ईस्ट है, जो कि इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर है। देखिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर यहाँ पे क्लियर करके बता दिया गया है आपको। और ये एंगल दिया गया साउथ से 60 डिग्री है, तो ये यहाँ से साउथ से ये 60 डिग्री आपको बता दिया गया है। इसके बाद ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्वर की जगह पे रख रहे हैं, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, आपको पता होना चाहिए जो फ्रंट बियरिंग होती है वो नॉर्थ से ली जाती है। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो नॉर्थ से लिया जाएगा। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नाउ वी नीड फ्रंट बियरिंग रीडिंग हैज टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मेजरिंग फ्रॉम द नॉर्थ। ये जो नॉर्थ हमने बनाया हुआ है ये नॉर्थ मेजरिंग फ्रॉम द नॉर्थ से लिया जाएगा। तो ये कैसा होगा, आप ये समझिए कि इसको रिस्पेक्टिवली हमने नॉर्थ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये नॉर्थ से लेना है, तो ये पूरा का पूरा डिग्री जो एंगल होगा ये वाला जो कि हमने यहाँ पे आप सर्किल से बनाया हुआ इसको लेना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं। अगर ये देखिए ये Z बना रहा है आपका, तो ये Z बना रहा है तो ये 60 डिग्री होगा, और ये पूरा का पूरा आपका 360 होगा, 360 एंगल होगा। इसमें से माइनस हम 60 कर देते हैं तो हमारा ये वाला जो एंगल जो कि थीटा है, ये थीटा हमारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 300 डिग्री होगा। बहुत सिंपल था बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्रंट बियरिंग क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है। और हमेशा जब भी बियरिंग लेते हैं वो हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोर परसेंटेज ऑफ फॉस्फेराइड कंपोनेंट इन ओलिविन विद केमिकल फॉर्मूला। ये केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, ये ओलिविन का केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है। और फॉस्फेराइड का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सारे केमिकल फॉर्मूला जितना भी एटलीस्ट एग्जाम में पूछा गया है उतनी तो आप याद कर लिए। जैसे ओलिविन का हो गया, गार्नेट का हो गया, तो इन सब चीज़ों को, इन सब का तो कम से कम फॉर्मूला याद कर ही लीजिए। और मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनरल का तो याद होना ही चाहिए। चलिए हमने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला फॉस्फेराइड क्या होता है, Mg2SiO4 होता है, और फेराइड का होता है Fe2SiO4 होता है, और ओलिविन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, जबकि एक्चुअल फॉर्मूला ओलिविन का ये नहीं होता है, वो आपका MgFeSiO4 होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको करना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है मोल परसेंटेज ऑफ फॉस्फेराइड निकालना है। फॉस्फेराइड आपका क्या है, Mg है। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ओलिविन में जो फॉस्फेराइड का जो Mg कंटेंट है, जो फॉस्फेराइड का वो है कितना है, 1.8 है। तो मोल परसेंटेज ऑफ फॉस्फेराइड अगर हमको ओलिविन में निकालना हो तो कितना होगा, 1.8 डिवाइडेड बाई 1.8 प्लस 0.2, ये दोनों आपका टोटल जाएगा। क्योंकि ये हम निकाल दे रहे हैं, हमको सिर्फ Mg यहाँ पे फॉस्फेराइड, तो इसकी कोई जरूरत नहीं ना, आप करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा आपका। तो ये 1.8 डिवाइडेड बाई 2.0, और ये आपका परसेंटेज में होता है तो ये 100 होना चाहिए। ये भी आपका 100 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, 0.9 इंटू 100, और ये आपका आ गया 90%। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्या था, द मोल परसेंट ऑफ फॉस्फेराइड कंपोनेंट इन ओलिविन कितना होगा, आपका 90% होगा। अगर आपको फेराइड का निकालना हो तो इसको 100 माइनस 90 कर दिए तो आपका 10 आ जाएगा, फेराइड का 10% आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका दिस द वेस्ट सिंबल ऑफ अ क्रिस्टल फेस इज 4a:2b:c, द वैल्यू ऑफ H, हमको H की वैल्यू निकालनी इन द कॉरस्पॉन्डिंग मिलर इंडिसेस। जो मिलर इंडिसेस होती है HKL, वो क्या होगी, इसमें H निकालना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले तो थोड़ा थ्योरी समझ लिए कि क्या होता है वेस्ट फॉर्मूला। वेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ क्रिस्टल फेस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द इंटरसेप्ट मेड बाय द फेसेस। जो फेस होते हैं A, B और C, उससे जो इंटरसेप्ट होता है आपका एक्सिस पे, उस चीज को हम वेस्ट फॉर्मूला कहते हैं। और मिलर इंडिसेस का होता है, मिलर इंडिसेस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेसिप्रोकल ऑफ द वेस्ट एक्सिस। ये इसका जो वेस्ट सिंबल होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका मिलर इंडिसेस में आता है। सो
वेस्ट सिंबल क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या दिया गया, वेस्ट सिंबल आपको दिया गया 4a:2b:c। चलिए अब आपको मिलर इंडिसेस निकालना है। हमने आपको बताया कि मिलर इंडिसेस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेस्ट फॉर्मूला, इसका मतलब 1/4a हो गया, ये हो गया आपका 1/2 हो गया, और ये 1/1 हो गया। बट आपको पता होना चाहिए जो मिलर इंडिसेस आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो इसका हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 4 2 1 हो गया, तो ये 2 2 हो गया, ये 1 ये 1, ये 2 हो गया, ये 1 ये 1 1, तो एलसीएम आया हमारा 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 4/4 हो गया, ये 4/2 हो गया, ये 4/1 हो गया। तो हमारा जो मिलर इंडिसेस आया 1 2 एंड 4 आ गया। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो मिलर इंडिसेस आपका क्या होगा, एच के एल के फॉर्म में होता है। तो पहला वाला एच हो गया, एल के हो गया, फिर एल हो गया। तो जो एच की वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो एच इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे जो हमको लिखना था एच, दिस इज माई 1। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ मिनरल विथ केमिकल फॉर्मूला AT4O8 द आयनिक रेडिया ऑफ A एंड B आर, ए और बी के आयनिक रेडिया दी गई है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन A इज, ये डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटायन रेडियस और एनायन रेडियस आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद निकालना है। तो कैटायन रेडियस आपकी 1.12 हो गई और ये 1.40 हो गई। इसको अगर आप निकालते हैं तो सॉल्व करने में क्या आता है ये देखते हैं। इसको आप डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसी की बेसिस पे हम निकालेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए हर एक रेडियस रेशियो के लिए, ये आपका रेडियस रेशियो के लिए वैल्यूज दी गई है। तो आपका रेडियस 0.8 आ गया, तो ये किस कैटेगरी में गया आप देख लिए। 0.8 कहाँ पे आता है आपका, 0.8 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। सिंपल से आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज पर टेबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम कैन ऑकर इन बोथ टेट्राहेड्रा एंड ऑक्टाहेड्रा कोऑर्डिनेशन इज सिलिकेट द अमाउंट ऑफ ऑक्टाहेड्रा एल इन पायरोक्सिन क्रिस्टल। यहाँ पायरोक्सिन क्रिस्टल की बात हो रही है। अब कंपोजिशन, पर्टिकुलर कंपोजिशन दिया गया है पायरोक्सिन का, Mg 1.4, Fe 0.4, Al 0.4, Si 1.8, O8 इज। यहाँ पे Al का क्या होगा, ऑक्टाहेड्रा पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑक्टाहेड्रा की पोजीशन की बात हो रही है। चलिए पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जनरली क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पायरोक्सिन आपको दिया होता है XYZ2O6 होता है। इसमें क्या होता है, Z जो होता है, जो कैटायन Z होता है, दैट विल ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल साइड। ये आपका टेट्राहेड्रल साइड को ऑक्युपाई करता है, जिसका कोऑर्डिनेशन में 4 होता है। फिर कैटायन जो Y ऑक्युपाई करता है, जो ये Y है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल साइड ऑक्युपाई करता है, ये 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि जो आर्थोपायरोक्सिन होता है उसमें कैटायन X ऑक्युपाई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो क्लाइनोपायरोक्सिन्स होते हैं वो आपके जो कैटायन X ऑक्युपाई करता है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए ये तो होगी थ्योरी की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हंच है। उससे पहले ये हम आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 42। तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर वो लगा लेंगे तो ये आसानी से आपका लग जाएगा। तो अभी यहाँ क्या है कि आल्सो, अब जैसे यहाँ पे दिया गया एल्युमिनियम एल कैन ऑक्युपाई इन बोथ टेट्राहेड्रा और ऑक्टाहेड्रा। एल्युमिनियम हमारा दोनों ऑक्युपाई कर सकता है। और आपको पता है जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन आपका हमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन जो होता है आपका, ये आपका सिलिका जो होता है, ये सिर्फ आपका टेट्राहेड्रा लोकेशन सिर्फ ऑक्युपाई करता है। और हमारा एल्युमिनियम क्या होता है, टेट्राहेड्रा ऑक्टाहेड्रा बहुत दोनों कर सकता है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला इन जनरल जो हमने लिखा है XYZ2O6, इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं Mg 1.4, Fe 0.4, Al 0.4, Si 1.806, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये पोर्शन जो आपका है ये कुछ इस तरीके से आता है। तो मतलब Z का जो है यहाँ पे आपका, ये आपका 1.8 दिया गया है। तो सिलिकॉन यहाँ पे जो आपका इज इक्वल टू 1.8 है, ये आपकी टेट्राहेड्रा पोजीशन है। तो एल्युमिनियम के लिए टेट्राहेड्रा कितना बचा आपका, टोटल कितना है यहाँ पे आपका, टोटल आपका 2 होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 - 1.8 इज इक्वल टू 0.2 आपका बचा, 0.2 टेट्राहेड्रा लोकेशन बची फॉर एल्युमिनियम। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसे पता है कि नाउ जो Al की लोकेशन होगी टेट्राहेड्रल पे, प्लस Al की जो लोकेशन होगी ऑक्टाहेड्रल पे, वो बराबर होनी चाहिए किसके, इसके। यहाँ पे आपको जो टोटल दिया गया 0.4। अब Al टेट्राहेड्रा ऑलरेडी आपको पता चल गया 0.2, और यही हमको निकालनी है Al ऑक्टाहेड्रा लोकेशंस।
और ये आपका हो गया 0.4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो AL जो आपका ऑक्टाहेड्रल पे होगा वो 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 होगा। सिंपल सा था। आपको क्या करना था, पहले आपको देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो दो पोजीशन ऑक्युपाई कर सकता है, टेट्राहेड्रा और ऑक्टाहेड्रा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की ये पोजीशन आपको दी गई है, कितनी है टोटल 0.4। ये टेट्राहेड्रा भी हो सकता है और ऑक्टाहेड्रा भी हो सकता है। तो हमको पता नहीं कि टेट्राहेड्रा पे कितनी पोजीशन है, ऑक्टाहेड्रा पे कितनी पोजीशन है। सिलिकॉन जो होता है वो ऑक्टाहेड्रा पे हो सकता है, टेट्राहेड्रा पे हो सकता है। बट यहाँ पे सिलिकॉन जो होता है आपका टोटल वो कितना होता है, 2 होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो। और ऑलरेडी 1.8 यहाँ पे दिएगा, इसका मतलब 0.2 बच गया है, इट विल लेफ्ट 0.2। तो टेट्राहेड्रा में 0.2 लोकेशन बची है, टोटल 0.4 है, तो ऑक्टाहेड्रा पे क्या होगी, सिंपल कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, द बाइफ्रिंजेस ऑफ अ मिनरल्स ऑफ थिकनेस 30 मिली माइक्रोन and retardation 0.2 मिलीमाइक्रोन इज गिवन इन 3 decimal places। आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, रिटार्डेशन का बाय फ्रिंजेस इनटू थिकनेस। तो चलिए हम इसमें फॉर्मूला रखते हैं, फिर निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर हम इसको आराम से सिंपल कैलकुलेशन से निकाल देते हैं। आपको रिटार्डेशन दिया गया है, रिटार्डेशन कितना दिया गया, 0.27 मिली माइक्रोन। बाय फ्रिंजेस निकालनी है हमको, इनटू थिकनेस दी गई है 30 मिली माइक्रोन। तो बाय फ्रिंजेस आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 0.27 डिवाइडेड बाय 30 मिली माइक्रोन कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आ गया 0.009, ये आपका बाय फ्रिंजेस हो गए। सिंपल से 3 प्लेसेस तक निकालना था, 0.009 3 प्लेसेस तक हो गया। Moving to the next question. Next question is 2 limbs of the vertical cavern fold strike south 70 degree east and north 55 degree east. The value of the interlimb angle of the fold is, interlimb angle का निकालना है। आपको पता है कि value of interlimb angle ये होता है आपका। इसके बाद भी देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी समझ लिए। In the fold सिंस द फोल्ड इज वर्टिकल, आपको यहाँ पे जो फोल्ड दिया गया है ये वर्टिकल फोल्ड दिया गया है, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द फोल्ड। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्ट्रक्चर जियोलॉजी पढ़ी होगी, लिजले बेस्ट बुक है। अगर आप मैप की बात कर रहे हैं तो मैप में आप देखेंगे उसमें जो आपका वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन सिंपली आ जाता है। तो हमको सिंपल कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा होता है कि किस एंगल से आप देख रहे हैं, तो ये भी मैटर करता है स्ट्रक्चर जियोलॉजी में। अब यहाँ पे देखिए 2 लिम्ब दिया गया आपको। एक लिम्ब की जो एंगल दिया गया हॉरिजॉन्टल से, द एंगल बिटवीन द 2 लिम्ब्स इन द हॉरिजॉन्टल सेक्शन इन द इंटरलिम्ब एंगल, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको 2 फोल्ड दिए गए हैं, फोल्ड के जो जहां पे कनेक्ट करते हैं, ये जो एंगल होता है ये इंटरलिम्ब एंगल होता है। अब यही एंगल हमको निकालना है। अब देखिए ये जो आपका ये जो एक फोल्ड लिम्ब है, ये दूसरा लिम्ब है, यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, तो सेक्शन में प्लॉट किया। यहाँ पे देखिए ये दूसरा लिम्ब है या पहला लिम्ब है। दूसरे लिम्ब का जो एंगल दिया गया 55 डिग्री ईस्ट दिया, नॉर्थ से 55 डिग्री ईस्ट ये आ गया आपका। फिर साउथ से 70 डिग्री ईस्ट, यहाँ साउथ से दिया गया है तो ये 70 डिग्री आ गया। ये आपका लिम्ब है। अब जैसे हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना सकते हैं, तो इसीलिए ये बनाना आसान हो गया। अगर सेक्शन वर्टिकल ना होता तो परेशानी होती इसको ड्रा करने में। क्योंकि आप जैम से तो आपको थोड़ा आसान तरीके से ही बताया जाएगा, कोई आप IAS की तैयारी नहीं करें जो आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चन दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नेट के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये थीटा डिग्री एंगल निकालना है। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको पूरा पता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 55 प्लस 70 प्लस थीटा डिग्री, दैट इज योर इंटरलिम्ब एंगल, इज 180 माइनस 55 माइनस 70। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ये हो गया आपका 180 माइनस 125, ये आपका 55 डिग्री इंटरलिम्ब एंगल आ गया है। यहाँ पे आप आराम से लिख दिए 55 डिग्री। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द स्कीमेटिक मैप गिवन बिलो शोज इंटरसेक्टिंग स्ट्राइक लाइन दी गई है आपको ऑफ द सेम लिथोलॉजिकल कॉन्टेक्ट। सेम लिथोलॉजिकल कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्राइक लाइन दी गई, तो स्ट्राइक कंटूर हो गया वो इन द मैप AB एंड CD। यहाँ पे आपको AB एंड CD दिया गया है, तो AB एंड CD, AB आपका 5 सेंटीमीटर है, CD 3.5 सेंटीमीटर है। द स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। इसका मतलब ये जो 3.5 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको ग्राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको 3.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 350 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ये स्केल दी गई है। द प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस, हमको प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस निकालना है इन डिग्री। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले आप ये थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए। प्लंज इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन and the axis or the line of maximum elongation of the feature।
Plunge is measured along the fold of along the axis of the fold, whereas dip is measured along the lip. आपको समझना चाहिए यहाँ पे जो प्लंज हम मेजर करते हैं ये अलोंग द एक्सिस ऑफ द फोल्ड मेजर होती है, जबकि जो डिप होती है वो अलोंग द लिम्ब होती है। लिम्ब के अलोंग जो करते हैं वो आपके डिप कहलाती है, फोल्ड के अलोंग करते हैं वो आपके प्लंज कहलाती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने किसी भी स्ट्रक्चर जियोलॉजी की बुक से पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगा। अब हमको यहाँ पे एंगल निकालना है, तो कैसे निकालना है चलिए वो देखें। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये जो स्ट्राइक लाइन है और ये वाली जो स्ट्राइक लाइन है, जो फीचर्स आपके कट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे डी और सी पे, ये सेम यहाँ पे लिखा ना सेम लिथोलॉजिक कॉन्टूर का मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका 300 का कॉन्टूर हो गया और ये आपका 400 का हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये समझ लिया कि जो आपका 400 मीटर स्ट्राइक लाइन जो आपकी है ऑफ द सेम लिथोलॉजिक कॉन्टूर इंटरसेक्ट एट सी पे इंटरसेक्ट करी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे जो सी रिप्रेजेंट करता है द पोजीशन ऑफ द फोल्ड एक्सिस, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एट 400 मीटर एलिवेशन। इसी तरह डी भी आपका जो है फोल्ड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एट एलिवेशन ऑफ 300 मीटर। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो आप देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। यहाँ पे आपका सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा। सी और डी की डिस्टेंस आपको पता है कितना, हॉरिजॉन्टल 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि हम लोग ने निकाली 300 मीटर, यहाँ से कन्वर्ट करके निकाल लिया है। यही हमारा ये प्लंज एंगल होगा थीटा। और आपको वर्टिकल डिस्टेंस आपने निकाल ली है, ये कितना हो गया वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे सी और उसका 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका वर्टिकल डिफरेंस है वो आ गया। अब सिंपल आपको थीटा निकालना है तो आप सिंपल कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे tan थीटा लगाइए, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटेकर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन द बेस हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर आपका 100 हो गया, बेस आपका 350 हो गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका हो गया 10/35। इसको अगर आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका आता है tan इनवर्स 0.2857 और इसके थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है 15.9 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। प्लीज़ आपने फॉर्मूला याद करिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपके नेट में पूरे के पूरे 30 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कोर रिम कंपोजिशन ऑफ द नॉर्मल जोन्स प्लेजियोक्लेस क्रिस्टल आर एज फॉलोज। ये कोर रिम का क्वेश्चन है। कोर में आपका कंपोजिशन कुछ और होता है, रिम में कंपोजिशन कुछ और होता है, तो उसके हिसाब से Na एटम्स जो होंगे वो निकालना है। इसी तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं चाहे तो। अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्लेजियोक्लेस है, आपका यहाँ पे प्लेजियोक्लेस कंपोजिशन इन कोर। कोर में कंपोजिशन क्या है आपकी प्लेजियोक्लेस की, Ca 0.6, Na ये X है, ये आपका Al 1.6, Si 2.4, O8 है। फिर यहाँ पे है प्लेजियोक्लेस कंपोजिशन। अब देख लिए प्लेजियोक्लेस कंपोजिशन इन रिम क्या होगा आपका, Ca 0.4 दिया गया है आपको, Na दिया गया है, Al 1.4 दिया गया है और Si 2.6 और 0.8 दिया गया। यहाँ मैं दोनों अलग अलग लिखा है, क्यों लिखा है वो समझिए। यहाँ पे आपका ये जो एज पर जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज में ये सारे के सारे जो नेट चार्ज इस पे होंगे वो 0 होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम पे +2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +3 हो गया, ये +4 हो गया, ये -8 हो गया। आपको पता ही होगा अगर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। तो यहाँ पे मोल कितना है, ये आपका 0.6 इंटू +2 प्लस x इंटू +1 प्लस 1.6 इंटू +3 प्लस 2.4 इंटू +4 प्लस 8 इंटू -8 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस सब को आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 1.2 प्लस x प्लस 4.8 प्लस आपका ये हो गया 9.6, ये हो गया -16 इज इक्वल टू 0। तो हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारी आती है 0.4। आप कैलकुलेशन कर लिए, अगर नहीं होता है फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं आंसर शीट देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह इसको भी करते हैं, तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो Na आपका आएगा, यहाँ पे y आपका आएगा 0.6। तो यहाँ पे सोडियम का जो आप देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ सोडियम एटम फ्रॉम कोर टू रिम। कोर में कितना था आपका 0.4, रिम में कितना था 0.6, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.4, इसका मतलब 0.2 वो इंक्रीज कर गया।
यही करना था, हमने कुछ नहीं किया, नेट चार्ज को बैलेंस किया और कुछ नहीं किया। थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कंसीडरिंग गार्नेट केमिकल फॉर्मूला इज 12 ऑक्सीजन बेसिस। 12 ऑक्सीजन बेसिस पे केमिकल फॉर्मूला की बात करें, इट डजेंट मैटर। द नंबर ऑफ मैग्नीशियम कैटायंस इन गार्नेट ऑफ द केमिकल कंपोजिशन पी। यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन पी दिया गया, उसके हिसाब से हमें गार्नेट की कंपोजिशन, गार्नेट का फॉर्मूला निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो वन बाय वन हम देखते हैं। आपको जैसे पता है कि जो Mg है, देखिए आपका जो Mg है सिर्फ वो पायरोप में है, आपका ग्रोसुलर और एल्मेंडाइन गार्नेट में नहीं है। तो फिर क्या है, सो टू टेक Mg कंटेन इन गार्नेट वी नीड टू नो द, यहाँ पे हमको पी पे पायरोप का कितना कंपोजिशन होगा वही निकालना है, और किसी का नहीं निकालना। आप समझिए, ना इसका निकालना ना इसका ना इसका। आपको पता है कि जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पे हमेशा ये 100% होता है। आप जैसे से मूव करेंगे तो पायरोप यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे पायरोप आपका 0 हो जाएगा। अब ग्रोसुलर की बात करें तो ये 100 है, तो यहाँ पे जाके वो 0 हो जाएगा। अब एल्मेंडाइन की बात करें तो यहाँ 100 से स्टार्ट होकर यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये डिवीजन आपका 1 2 3, ये 25 का डिवीजन है। तो यहाँ पे ये 100 है, ये 75 है, ये 50 है, 25 पे 0 है। ये आपका पायरोप के लिए है माइंडेड, ये 100% आपका एल्मेंडाइन के लिए तो रिवर्स हो जाएगा। जब आप यहाँ पायरोप पे आएंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको ये पोजिशन चाहिए, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे पायरोप आपका कितना होगा, आप खुद देख लीजिए पायरोप कितना होगा। यहाँ से हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका 1 2 3 पॉइंट है, इसका मतलब ये पायरोप का कंपोजिशन जो 25 है। यहाँ पे पी आपका एल्मेंडाइन भी होगा, ग्रोसुलर भी होगा, पायरोप भी होगा, तीनों होगा। बट जो पायरोप का परसेंटेज होगा वो 25 होगा, और पायरोप में ही मैग्नीशियम है तो हमें यहाँ पे मैग्नीशियम से ही कंसंट्रेट होना है, मैग्नीशियम कैटायन पे, इसीलिए हम एल्मेंडाइन और ग्रोसुलर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोल कितना है आपका, Mg का मोल कितना है, 25% है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने पी पे निकाल लिया 25 है, अब इसको और कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका पायरोप में आपका पायरोप का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसा है, Mg3Si2 Mg3Al2Si3O2n, ये फॉर्मूला है। इस पायरोप में Mg कितना आपका 3, और यहाँ पे टोटल पायरोप कितना है 25%। तो आपका कितना यहाँ पे नंबर ऑफ Mg कैटायंस कितने हो जाएंगे, पायरोप में 3 है और 25% मोल में कितने होंगे, आप समझ लिए 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 0.75%, या आपके 0.75 कैटायंस होंगे पायरोप के एट दिस लोकेशन पी। अगर हमें कैल्शियम के बारे में बात करना होता तो हम ग्रोसुलर की बात करते हैं, और हमें Fe की बात करना होता तो एल्मेंडाइन की बात करते हैं, सिंपल सा। अब यहाँ पे सबका अलग अलग कंपोजिशन निकाल सकते हैं कि ये ऊपर से आ रहा है तो ये 50% आपका एल्मेंडाइन होगा। अगर हम ग्रोसुलर की बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 25% ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नेट का 2017 का क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, सब लगा चुके हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके सारे नेट के क्वेश्चन आपके लिए लगा दिए जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताते रहिए। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैं मटेरियल वहाँ पे अपलोड कर ही रहा हूँ। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे भी शेयर करना शेयर करिए, नॉलेज को स्प्रेड करिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।